चलो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्लास में ये जो डायग्राम मेंशन किए थे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, तो इसमें सबसे नीचे सिग्मा 1s वाला पार्ट था, फिर उसका सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो बार बार ये पूरा डायग्राम नहीं बनाना है अपने को, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ दे रखे हैं, बार बार इस पूरे डायग्राम को मेंशन करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे तब तो फिर पता चला कि पूरा टाइम ही निकल गया इसी में। हम लोग करते क्या है नॉर्मली कि इस पूरे डायग्राम में केवल जो ऑर्बिटल का नाम है, जैसे अब 1s 2s 2p है तो हम लोग उसका ऑर्बिटल का नाम लिखते हैं, केवल ऑर्बिटल का डायग्राम थोड़ा ना बनाने जाते हैं कि 1s पहले आएगा फिर 2s आएगा 2p आएगा। बस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 2p में कुछ इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से हम लोग मेंशन करते हैं। तो हम लोग ये बॉक्स वाले डायग्राम मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग केवल ये ऑर्बिटल्स का नाम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इन सब का नाम मेंशन किया करते हैं। जिसमें जैसे मान लो अगर हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 कंसिडर करना है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से सिग्मा 1s सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद हम लोग का डायग्राम में नाम आया था सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s का नंबर, फिर क्या बोल रहे हैं सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। रिकॉर्डिंग कौन है? कौन है सर? रिकॉर्डिंग कौन कर दिया अभी? तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद फिर हम लोग का p ऑर्बिटल का नंबर आया था, जिसमें पहले हम लोग का सिग्मा 2p वाला पार्ट था, और सिग्मा 2p वाले पार्ट में हम लोग z ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चले थे, तो इसलिए सिग्मा 2pz। और उसके बाद पाई ऑर्बिटल एक ही लेवल पे था, मतलब पाई 2p एक ही एनर्जी लेवल पे थे। तो हम लोग इसको जब यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई 2p x, और ये इक्वल पे है पाई 2p y ऑर्बिटल के। और बाकी सारा का सारा जो ऑर्बिटल्स हम लोग लिख रहे हैं ये एनर्जी बढ़ने के सेंस में है, मतलब जो भी हम लोग ऐसा डायग्राम लिख रहे हैं तो सिग्मा 1s सबसे लोअर एनर्जी, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p, पाई 2p, इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को मेंशन करते हुए चल रहे हैं। मतलब अपने ऑर्बिटल्स जो हम लोग लिख रहे हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद पाई वाले पार्ट के बाद नंबर था पाई स्टार 2p वाले पार्ट का, और इसी के बराबर एनर्जी पे था अपना पाई स्टार 2p वाई वाला पार्ट। फिर उसके हम लोग का आगे सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2pz का नंबर निकल के आता है। तो अपने इस डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग का ये ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, बार बार हम लोग उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको हम लोग के स्टार से डिनोट कर सकते हैं, मतलब KLMN, के वाले पार्ट का मतलब फर्स्ट शेल, एल वाले पार्ट का मतलब सेकंड शेल। तो हम लोग इसको आराम से के स्टार से, दूसरे वाले को एल स्टार से मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो हम सजेशन नहीं देंगे इस चीज को याद रखने का, तो हम लोग को बस यही चीज याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते वक्त क्या करना होता है हम लोग उसको जस्ट अभी आगे मेंशन करने वाले हैं, लेकिन ये एक डायग्राम वाला पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 ध्यान रखना है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, ये दोनों डायग्राम ये सब बिल्कुल याद याद के होना रखना चाहिए। पड़ेगा ना? हाँ याद रखना पड़ेगा, इसे बिल्कुल याद होना चाहिए। याद रखने का तरीका तो हम खैर नहीं बता रहे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कितना तक लिखना है वो हम मेंशन करेंगे अभी। जब N2 का डायग्राम था तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक का पार्ट तो कॉमन था, यहाँ तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट उसके बाद जो सिग्मा 2p और पाई 2p है ये अपना जगह एक्सचेंज कर लेता है, तो पहले हम लोग का नंबर आता है पाई 2p x वाले पार्ट का, और इक्वल एनर्जी पे पाई 2p y। उसके आगे हम लोग का सिग्मा 2p z आएगा, फिर उसके बाद पाई स्टार 2p x, और इक्वल एनर्जी पे हम लोग के पाई स्टार 2p y आया, और उसके आगे फिर हम लोग का सिग्मा स्टार 2p z वाले पार्ट का नंबर आता है। तो ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होगा उसके लिए हम लोग को ये डायग्राम मेंशन करने आना ही चाहिए होगा, और इतने तक का ही डायग्राम मेंशन करना है। इसके आगे का जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो अपने काम का है भी नहीं, बना भी नहीं सकते, अपने सिलेबस से बाहर भी है तो हम लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे। नोट कर लो इस चीज को।
और डायग्राम वाले पार्ट को नोट करने के बाद फिर नीचे हम लोग कुछ रूल्स वाले पार्ट मेंशन करेंगे, किस तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। पॉइंट मेंशन कर लो। रूल्स टू राइट। सर हाँ इसमें सर हम लोग जैसे हम लोग वहां पे लिखते थे 1s2 2s2 ऐसे करके, इसमें कुछ नहीं लिखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है वो वाला सेल में? रुको ना भाई, आ रहे हैं ना, इसमें लिख तो रहे नीचे रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला चीज तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट लिख रहे हैं, इसके इसमें एक चीज बस ध्यान रखना, हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे, कभी भी हम लोग ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट को ये यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज नहीं करेंगे, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं करने वाले। ठीक है, तो पहला चीज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उस केस में अपने पास टोटल 3 सिनेरियो हो सकता है। जैसे हम लोग जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो न्यूट्रल एटम होता था, या फिर हो सकता है उसमें चार्ज हो, प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज। तो सेम टाइप का चीज यहाँ भी आता है। हम लोगों का मॉलिक्यूल वाला पार्ट न्यूट्रल हो सकता है, मॉलिक्यूल वाले पार्ट के ऊपर कटायन हो सकता है, मॉलिक्यूल वाले में अनायन वाला पार्ट हो सकता है। कटायन हो या अनायन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम लोगों के चलो पॉइंट नोट करना शुरू करो इसमें। Rules to write the electronic configuration of molecule for neutral as well as ionic molecules। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या फिर आयनिक मॉलिक्यूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Count the number of electrons considering the हाँ ठीक है, considering the neutral molecule to select the molecular orbital diagram। To select the molecular orbital diagram, O2 वाला पार्ट होगा कि N2 वाला पार्ट होगा, ये सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को जो भी गिवन मॉलिक्यूल है उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कंसिडर करना। वो न्यूट्रल है तब तो न्यूट्रल ही है, बट अगर आयनिक मॉलिक्यूल है तो आयनिक मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, मॉलिक्यूल के न्यूट्रल स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल के न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 वाला पार्ट फॉलो होगा या फिर N2 वाला पार्ट फॉलो होगा। और उसमें हम लोग एक छोटा सा कंसिडरेशन लेकर के चलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हुआ तो उस केस में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 फॉलो करते हैं। और तो अगर इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट लेस देन इक्वल टू 14 हुआ तब उस केस में हम लोग नाइट्रोजन का डायग्राम फॉलो करते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स लेस देन या ग्रेटर देन है, ये पार्ट हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंसिडर करते हुए काम करना है। जैसे मान लो कि O2 2+ दे रखा, तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, 2 ऑक्सीजन अगर लेके चलेंगे तो 16, और 16 में अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। बट 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग नीचे वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, हम लोग O2 वाले पार्ट में ऊपर वाला ही सिस्टम फॉलो करेंगे, क्योंकि O2 2+ में भले ही 14 इलेक्ट्रॉन है, बट इस मॉलिक्यूल का जो न्यूट्रल सिस्टम है हम लोग को उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिलेक्ट करना है। तो O2 2+ में अगर ये चीज नहीं होता तो O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस 16 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग आराम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 कंसिडर करते हुए काम करेंगे। और अगर मान लो होमोमोलिकुलर स्पीसीज है, होमोमोलिकुलर स्पीसीज मतलब A2 टाइप का, B2 टाइप का, AB टाइप की बात नहीं कर रही है, हेट्रोमोलिकुलर हो जाएगा। अगर होमोमोलिकुलर टाइप का स्पीसीज है तब इस तरह के केस में 15 इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो रिपीट होकर के 14 बनेगा, 8 एटॉमिक नंबर है तो 16 बन जाएगा, कभी भी 15 इलेक्ट्रॉन्स निकल के नहीं आने वाले। तो अगर हम लोग का A2 टाइप का मॉलिक्यूल है या B2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो 14 इलेक्ट्रॉन या फिर सीधा 16 इलेक्ट्रॉन में जंप करेंगे न्यूट्रल स्पीसीज में। वहां से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे
कि हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 का फॉलो करना है या फिर N2 वाले पार्ट का फॉलो करना है। नोट कर लो इस चीज को, इसको सीखना पड़ेगा, अभी के लिए करके सीखते जाओ इन पॉइंट्स को। और उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, fill the electrons, fill the total electrons in the MOD following of Bose principle, Pauli exclusion principle, as well as control, as well as control. ये तो हम लोग लास्ट क्लास में ही मेंशन कर चुके थे, ये रूल्स को तो फॉलो करना ही करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा कि F2 वाले पार्ट का हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना है, तो F2 के केस में अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना है तो सबसे पहला काम हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहला चीज हम लोग कौन सा डायग्राम सिलेक्ट करेंगे, तो इस केस में मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ O2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं सबसे पहला चीज। तो अगर O2 का डायग्राम कंसिडर कर लिए तो उसके हिसाब से हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2p का नंबर है, और उसमें z लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्कूल का एग्जाम होगा तो उसमें z लिखना ही लिखना है, बट अगर स्कूल का एग्जाम नहीं है तो सब 2p z लिखो, x लिखो, y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिग्मा 2p, पाई 2p, उसी के बराबर एनर्जी पे पाई 2p, फिर उसके बाद पाई स्टार 2p का नंबर आएगा, फिर उसके बाद पाई स्टार 2p का नंबर आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग सिग्मा स्टार 2p की बात कर सकते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो यहाँ एक ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, और इस लेवल पे टोटल 2 ऑर्बिटल्स है। तो सिग्मा 1s में हम लोग पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो आराम से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है, मतलब सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तो दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हम लोग के पास 14 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तीसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, चौथे वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भर गया। फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 7th 8th ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर उसके बाद 9th नंबर 10th नंबर। हम लोग इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करेंगे क्योंकि दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे है। तो इस केस में हम लोगों का 10, 2 12, 2 14, अभी भी बहुत इलेक्ट्रॉन बाकी है तो इसमें हम 2 2 लिख देते हैं। तो उसके बाद 10, 12, 14, फिर 15, 16, 17th इलेक्ट्रॉन, 18th इलेक्ट्रॉन। अब जाकर के हम लोग को दिखा कि 18 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे फिलअप हुआ है। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया इसका मतलब आराम से यहाँ पे 2 लिखे तो भी काम हो जाएगा। तो इस पूरे F2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते वक्त पहले तो ऑर्बिटल डायग्राम कौन सा होगा ये डिसाइड किए, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करना आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो सवाल ये पूछता है कि इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो हम लोग पाई स्टार 2p वाले पार्ट को हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो जिसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन अनऑक्यूपाइड है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आराम से बोल सकते हैं। सेकंड चीज। दूसरा, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज में एटलीस्ट हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने चाहिए अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो इन पूरे पार्ट में कहीं भी एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल खड़ा नहीं है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक स्पीसीज आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का तरीका हो सकता है। तो एक तो F2 वाला डायग्राम नोट कर लो, तो एक और एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं।
और अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम B2 मेंशन कर देते हैं। अगर B2 वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, मतलब B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 कंसीडर कर सकते हैं, सबसे पहला चीज। और N2 का जब ऑर्बिटल डायग्राम कंसीडर करेंगे तो उस केस में सिग्मा 1s और हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। फिर उसके बाद सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अभी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो गया। इसके बाद पाई का नंबर आता है, पाई टू पी, और हम लोग के पास 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है। और दोनों क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो हम लोग दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मतलब इसके आगे सिग्मा 2p वाला पार्ट अपना खाली है, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। तो ये पार्ट अपना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये वाला पार्ट अपना लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके ऊपर का डायग्राम एग्जिस्ट तो करेगा, बट उसको लिखने की जरूरत क्यों है? अगर मान लो कि यहाँ पे लिख भी दे तो फिर भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब अपने काम का नहीं है, तो इसको लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग का डायग्राम आराम से यहाँ तक अपने काम का है। अब इस पूरे स्पीसीज में जैसे एक कमेंट एक्स्ट्रा होगा ही होगा, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है या डायमैग्नेटिक, तो इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब आराम से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हुए काम कर सकते हैं। जब भी कभी हम लोग के मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आराम से बोला जा सकता है। नोट कर लो। यहाँ तक का पार्ट तो केवल बेसिक पार्ट है, मतलब इतना बेसिक थ्योरी तो मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आएंगे, इनके कंक्लूजन वाले पार्ट पे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, उससे एक रफ आइडिया तुमको अभी मिलेगा। फिर उसी का हम लोग थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट रेजोनेंस वाले कंसेप्ट के बाद आराम से डिस्कस किया करते हैं। तो इसको नोट डाउन करने के बाद कुछ कुछ नोट लिख करके पॉइंट्स मेंशन करना है, उन पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना, और उसके हिसाब से फिर आगे क्वेश्चंस आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग आराम से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है, उसमें sp मिक्सिंग वाला जो कंसेप्ट है ये चीज क्या होता है, और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चंस का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो इसके नीचे नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करना शुरू करना, और जहाँ पे जो भी डाउट आएगा बेहिचक पूछते चले जाना। तो कहीं पे कोई भी डाउट आएगा आराम से हाँ बोलो। सो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रह सकता। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकता है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसमें। जैसे अगर मान लो कि हम लोग 30वां इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें तो डाल नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ डालने से पहले ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करते हुए इसी में एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जो डबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई डिफरेंस होता है मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड? दोनों में क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। सिंगल इलेक्ट्रॉन और डबल इलेक्ट्रॉन दोनों में? सर एक किसी में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी में डबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सर दोनों केस में जो मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन से मोमेंट दोनों में बोलते हैं डिफरेंस उसको, होगा। मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस आता है। और मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला शायद सुन रखा होगा तुम लोग, √n × n + 2 dm यस सर। सुन रखा है।
तो जैसे अगर Yes. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो रूट अंडर 3 के बराबर आएगा, अगर दो अनपेड तो- इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब Yes. सर ये तो यही सर होता है ना। वो तो बोलो। सर बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए भी सर ये अभी अरे तो उसमें जैसे ऐसा सोच के देखो ना कि अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन ऊपर है और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन ऊपर है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड होगा, और जब ऐड होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड डेवलप करेगा। तो ये जो Yes. मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है बोर मैग्नेट्रॉन वाला पार्ट, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जैसे बेसिकली अभी तुम्हारे फिजिक्स में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें दो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो सारा कुछ एडअप कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट आ रहा है उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम आएगा, बहुत ही वीक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही वीक अट्रैक्शन शो करेगा वीक अट्रैक्शन, लेकिन बहुत रिलेटिवली वीक अट्रैक्शन शो करेगा। एक के जगह 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 गुना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, फिर 5 गुना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा। ठीक है, Yes. sir. चलो पॉइंट नोट करना शुरू करो। पहला नोट में एक पॉइंट तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला जो दे रखा है वो तुम लोग को याद रखना है, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी यूज करना है, हम लोग को भी यूज करना है बेसिकली, बट बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग एक और भी थोड़ा थ्योरेटिकल मीनिंग डिस्कस किया करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है माइनस कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों का ऊपर F2 का एग्जांपल दे रखा है, पहले फॉर्मूला नोट कर लो और जो जो पॉइंट बोलते जाएंगे उसको नोट करते जाना, हम नोट करने का अलग से टाइम नहीं देंगे, सुनते जाना और नोट करते जाना, इसमें समझने का नहीं है, ये पॉइंट्स को याद रखना है अपने को। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें ऊपर, तो जैसे मान लो B2 मॉलिक्यूल है, तो B2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उन सबको मार्क कर रहे हैं हम। ब्लू वाले पार्ट में जो जो चीजों को मार्क किए ये सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्डिंग में? तो 2 4 और 2 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग को हम रेड से मार्क कर रहे हैं। तो इस केस में टोटल 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आएगा। मान लो F2 की बात करते हैं, तो F2 वाले पार्ट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा है, फिर से ब्लू से मार्क कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट बॉन्डिंग है, तीसरा वाला पार्ट बॉन्डिंग है, पांचवा वाला पार्ट बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद छठा वाला पार्ट दोनों बॉन्डिंग है। तो इस केस में 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट को रेड से मार्क कर रहे हैं, जहां जहां स्टार है वो सब एंटी बॉन्डिंग है। तो 1 2 और ये तीसरा ऑर्बिटल जहां एंटी बॉन्डिंग है, 2 4 6 8 मतलब 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 ले सकते हैं, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर है। तो एक बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसको अपने को ध्यान रखना होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन हम लोग बॉन्डिंग बॉन्ड मॉलिक्यूल, ऑर्डर निकालते क्यों हैं आ रहे हैं उस चीज पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन इसका बॉन्डिंग मतलब क्या ऑर्बिटल। होता है? अरे रुक ना भाई, आ रहे काहे दुखी हो रहा है? अभी हम बोले तो कि थियोरेटिकल मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, थकने लग जाता है तुरंत। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2, एक तो सीधा हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग कंसिडर करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक मतलब क्या है। तो ये बेसिक जो मतलब है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा सेंस, बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम लोग बात कर सकते हैं कि सिंपली दो एटम्स के बीच में, और हमेशा दो एटम्स के बीच में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, दो एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1 होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर डबल बॉन्ड है तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 ले सकते हैं। वो सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, उससे दिक्कत नहीं है, बट दो एटम्स के बीच में हम लोग कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस केस में हम लोग आराम से बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 3 ले सकते हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया तो संचिता
बताओ भाई 2.5 का क्या मतलब समझ में आता है? अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो इससे क्या समझ में आता है? बोलो भाई, क्या समझ में आता है? अब जैसे ही हम सवाल पूछे दो लोग गायब हो गए। सर डबल बॉन्ड के बीच में से क्या 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 फिर से बोलो। फॉर्म हो रहा है। सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कुछ हाइब्रिड बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कुछ हाइब्रिड बॉन्ड बन रहा है? गूगल करके बता रही इतना स्टैंडर्ड लैंग्वेज। नहीं सर, नहीं गूगल किया सर। अभिषेक बताओ भाई 2.5 से क्या समझ में आ रहा है? सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आधा बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आधा बॉन्ड। ये इतना लंबा चौड़ा बात क्यों करता है? तो सीधा बोले 2 एंड आधा बॉन्ड बोल दो यार। 2.5 है तो 2 एंड आधा बॉन्ड बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधा कैसे लिखते हैं? अच्छा ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। 2 एंड आधा बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं हम लोग। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.33 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो 2 एंड तो 1/3 ऑफ अ इसको रिप्रेजेंट कैसे बॉन्ड। करेंगे? किसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आएंगे उस चीज पे हम लोग, उसके लिए भी टेंशन, चलो बता ही देते हैं। ये चीज हम बेंजीन रिंग में बताए थे तुम लोगों को कि बेंजीन रिंग वाले पार्ट में सर्कल क्यों दिया रहता है, और एक्चुअली में सर्कल भी नहीं होता, ऐसा डैश्ड लाइन होता है। वो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल बॉन्ड को। अब पार्शियल बॉन्ड 0.5 हो या 0.3 हो, इससे मतलब नहीं होता है। जैसे बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 के बराबर होता है। अब बेंजीन रिंग के बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये मत समझ लेना पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। बेंजीन रिंग के बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हर एक एटम के बीच में क्या क्या बॉन्ड है, कितना कितना बॉन्ड है। तो कोई दो एटम के बीच में जब भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 1 एंड पार्शियल बॉन्ड आएगा, मतलब दो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 के बराबर है। तो जब भी कभी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा या डेसिमल वाला बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब वहां पे हम लोग पार्शियल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 2.5 मतलब दो फिक्स्ड बॉन्ड, और एक बॉन्ड का आधा पार्ट 0.233 हो गया अगर, मतलब वन बॉन्ड का 1/3 पार्ट मेंशन करके चल रहे हैं। इस तरह के पार्ट को हम लोग रेजोनेंस से आराम से एग्जिस्ट करा सकते हैं। इनफैक्ट रेजोनेंस की भी जरूरत नहीं है। मान लो जैसे एक सवाल का जवाब दो, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, जिसको बताना है बता दो। हीलियम 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जीरो। सिग्मा में 1s 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम में एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब दो मॉलिक्यूल के लिए टोटल एटॉमिक नंबर 4 के बराबर। और नाइट्रोजन का डायग्राम लेंगे, बट नाइट्रोजन का लो या फिर ऑक्सीजन का लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिग्मा स्टार 1s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 - 2 आराम से 0 निकल के आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आराम से हो गया। जीरो बॉन्ड एग्जिस्ट ऑर्डर नहीं का, करता। हाँ जीरो बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब समझ में आ रहा है? नो बॉन्ड। हम एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, बस जीरो बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब समझ में आ सकता है? तो जीरो बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक भी बॉन्ड नहीं है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, सॉरी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो बॉन्ड नहीं है इसका मतलब क्या? ये दोनों एक मॉलिक्यूल के फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल भी है। हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये दे दिया जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। बट मेरे हिसाब से रीजन गलत है ये बोलना कि बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। अरे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर इज एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम उसके रीजन में थोड़ा ना ऐसा बोल सकते हैं। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि जो हीलियम है वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा, नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको बॉन्ड बनाने की नॉर्मली जरूरत नहीं है। ये एक रीजन दिया जा सकता है। तो अगर मॉलिक्यूल नहीं बन रहा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये रीजन मान के काम करते हैं, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ रहा है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब एक भी बॉन्ड नहीं है, तो ये एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में सर कन्वर्ट तो नहीं हम होना वैसा चाहेंगे। मॉलिक्यूल को कंसिडर ही क्यों करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है? इसका जवाब बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? सर हाफ। 0.5।
तो एक चीज सोच के देखो, He2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन He2+ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं He2 वाले पार्ट को। अगर He2+ के जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है भी एक्चुअल में, अगर He2+ के जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हीलियम को भी कंसिडर नहीं करना होता। बट क्योंकि He2+ एग्जिस्ट कर रहा है और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर अभी बॉन्ड लेंथ से रिलेट भी करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, 0.5 के नियर अबाउट निकल के आ रहा। तो He2+ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हीलियम-2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से 0 वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो इसलिए हीलियम-2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल कंसिडर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉबैक कंसीडर कर सकते हैं ना? इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ड्रॉबैक क्यों कंसिडर करेंगे? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर रहा है और इसको एक्सप्लेन नहीं भी कर रहा है कि He2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग बस हम लोग मानते हैं कि वो भी ये एग्जिस्ट करता है। कौन? He2 एग्जिस्ट, अगर हम लोग के पास He2+ नहीं होता तो He2 का सवाल ही नहीं हम लोग बोलते। बट हमको मालूम पड़ रहा है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर मान लो एप्लीकेबल होता, लेकिन He2+ को दिखा रहा है कि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब ना फेल्यूर होता। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोल रहा है कि He2+ में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता होगा तभी तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। बट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम ऐसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम जबरदस्ती का कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर जब हम लोग He2 में गए, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 वाला पार्ट शो कर रहा है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? दो एटम्स का कॉम्बिनेशन। अगर दो एटम्स के बीच में 0 बॉन्ड है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही तो इसका सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन है। अगर मान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से काम करे, तो ऐसा बोलता है कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। चलो ठीक है, सही चीज है, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो एक हीलियम मॉलिक्यूल या सॉरी एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ कंबाइन नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर हीलियम कंबाइन नहीं करना चाहेगा तो ये हीलियम के कॉम्बिनेशन से He2+ कैसे बन रहा है? He2+ एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। उसके हिसाब से तो He बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, लेकिन He बॉन्ड बना रहा है। अब कैसे बॉन्ड बना रहा है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मतलब बॉन्ड बनाने का कंसिडरेशन ही नहीं लेकर के चल रहे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो बोल रहे हैं ना कि हाँ आराम से हीलियम भी बॉन्ड बना सकता था, लेकिन क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा है, हो गया। बट इसी का दूसरा स्पीसीज जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अलग हुआ, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हम लोग को ये बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, और उसमें जो अभी हम मेंशन किए कि बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक मतलब क्या है, तो इस चीज को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से डिस्कस भी करते हैं। वहाँ पे एक टॉपिक चलता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को ही रिलेट किया करते हैं एक्चुअल में। वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका हम बताएंगे, जो थोड़ा जनरल टाइप का तरीका है, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, और वो पॉली एटॉमिक स्पीसीज के लिए होगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सीधा सिंगल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं। उल्टा भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बॉन्ड दिख रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आराम से बोला जा सकता है। इसी के बाद जो दूसरा कंसिडरेशन है बॉन्ड ऑर्डर के बाद, उस चीज को हम लोग बॉन्ड लेंथ कंसिडर करेंगे। और बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट को जब रिलेट करना होता है तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेट किया करते हैं। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या समझ में आता है? तो वही दो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स का जो डिस्टेंस है, मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना, तो एक एटम जब दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग किया या कुछ भी किया, जब भी दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, इस चीज को हम लोग आराम से बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट को? तो इस केस में सिंपली बॉन्ड ऑर्डर से इस चीज को रिलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। मतलब अगर हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट बढ़ेगा तो हम लोग का बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट घटेगा। तो ये चीज शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक दिन, एक डीपीपी में सवाल था वहां पे बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट में। बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, तो सिंगल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट घटता चला जाएगा। मतलब बॉन्ड लेंथ में
हम लोगों का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड वाले पार्ट का, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट का, ऐसा मेंशन किया जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना शुरू भी करना। बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में फिर से आएगा ये पॉइंट, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा बॉन्ड होगा, डबल थोड़ा छोटा होगा, ट्रिपल सबसे छोटा होगा। और एक चीज हो सकता है कि मान लो ऐसा सवाल दे दे, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन, और बोला इसमें बॉन्ड कंपेयर करो। अब कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एटम्स अलग अलग है। तो ये तुम्हारा खुद का लॉजिक भी वर्क करना चाहिए कि अगर हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, और ये चीज इन जनरल हम लोग कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ही रैंडम टाइप का कंपैरिजन करेंगे, बट इन जनरल अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते वक्त हम लोग एटम को देखा करेंगे। एक चीज बताओ देवांशु, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा बड़ा एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा एटम होता है क्योंकि सर एक ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा एटम होता है क्योंकि सर इसको क्या बोलते हैं, रुकिए याद करने दीजिए। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, जेड इफेक्टिव इसका कम है। ऑक्सीजन का कम है, तो ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो उस केस में साइज वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ऐसा। अच्छा एक चीज बताओ, अलोंग द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा तो ऊपर एरो बना देंगे, घटेगा तो नीचे एरो बना देंगे। सर अलोंग द पीरियड जाने पे जेड घटता है। इफेक्टिव बढ़ता घटता है। अच्छा, तो जब अलोंग द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव घटता है तो ऑक्सीजन तो अलोंग द पीरियड का एलिमेंट है, तो कार्बन से जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन वाले पार्ट अच्छा घटता है। अच्छा सही बात है। अंशिका, अलोंग द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव सर बढ़ता है। एक ही स्कूल के स्टूडेंट है कि कोचिंग के स्टूडेंट है, उल्टा उल्टा आंसर बोल रहे हैं। तो चल क्या रहा है ये? सर भूल गया। भूल गया। सर ऑक्सीजन तो छोटा होगा ना। जेड इफेक्टिव वाला पार्ट अलोंग द पीरियड जाने पे बढ़ता है, साइज वाला पार्ट घटता है। मतलब रेडियस का कंपैरिजन 10th क्लास में पढ़ रखा है, भूल गया ना? तो इस केस में जब साइज का कंपैरिजन करेंगे तो कार्बन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर मान लो हम लोग ऐसा सोच के चले कि एक एटम और दूसरा एटम मिलके बॉन्ड बना रहा है, तो एक बड़ा एटम एक छोटा एटम है और दोनों बड़ा एटम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब छोटा एटम होगा तो छोटा बॉन्ड बनाएगा, जब बड़ा एटम होगा तो ज्यादा बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कभी भी इन केस नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हुए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ, तो उस केस में एटम्स को देख लेना कि एटम्स वाले पार्ट में क्या चीज निकल के आ रहा है। उसमें हाइड्रोजन से कंपैरिजन मत करना, जैसे हाइड्रोजन वाले पार्ट का साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को कंपैरिजन में डालना बहुत ही एब्सर्ड चीज है। बट रिलेटिवली अब सेकंड पीरियड का सारा एलिमेंट है तो आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम लोग एटम के साइज के हिसाब से बात कर सकते हैं। कार्बन तो दोनों में कॉमन है, ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन का साइज बड़ा है, इसका मतलब आराम से कार्बन वाला पार्ट ज्यादा बड़ा बॉन्ड बनाएगा। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो इस केस में ये कंसिडरेशन बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो सीधा बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट उल्टा लेकर के चलना है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटता चला जाएगा। नोट कर लो इस चीज को। बुकलेट बनाया देवांशु तुम पीरियोडिक टेबल का? देवांशु पीरियोडिक टेबल का बुकलेट बनाया है पूरा? यस सर। झूठ बोलेगा? सर बनाया हुआ है, दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन के ऊपर टिक होगा। क्वेश्चन में तो कभी टिक मत। हाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, ये सब लोगों के लिए एक जनरल सजेशन है, अपने बुकलेट में कभी भी क्वेश्चन में टिक मार्क मत करके रखा करो। रिवीजन करते हो इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो तुमको आंसर सीधा आंसर पे नजर पड़ जाएगा। इस हैबिट को चेंज करो, मतलब बुकलेट को अपना नोट्स कॉपी मत बना लो, नोट्स कॉपी अलग रखो और बुकलेट अलग रखो।
बुकलेट में मैक्सिमम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हम जो सोचे उसकी जगह पे आंसर कुछ और आया। एक चीज है कि चलो तुम लोगों में OMR भरने का ऑप्शन खत्म हो गया, हम लोग यहाँ मतलब जिसका 3 मार्क्स आया है उसका 2 आंसर गलत हुआ OMR की वजह से, मतलब क्वेश्चन सही मार्क किया हुआ है बट OMR गलत भर दिए वो। जिसका 596 आया सृष्टि, उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ कि उसमें 2 क्वेश्चन, एक में क्वेश्चन में OMR फिल ही नहीं की है और एक में गलत भर दी है। 9 नंबर कम होने का मतलब समझ में आता है, आराम से 3 से 4 हजार रैंक ऊपर नीचे हो जाता। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो एक अलग से कॉपी में सॉल्व किया करो, और आंसर कभी भी बुकलेट में टिक मार करके मत रखो। रिवीजन के टाइम पे इन सब क्वेश्चंस को देखना होगा, तो उस केस में बस अब एक बुकलेट में टिक मार रखे हैं तो सीधा उसी पे नजर जाएगा यार, उसी आंसर पे। ये सब हैबिट को चेंज करो। इनफैक्ट कोई भी बुक सॉल्व करते हैं तो किसी बुक को सॉल्व करते हो कभी भी बुक में टिक मार्क मत किया करो, हमेशा बस क्वेश्चन अलग से सॉल्व करो, उसके आंसर की लिखते जाओ, पीछे से आंसर मैच कराते जाओ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिवीजन करना है, कोई नया बुक से रिवीजन नहीं होता चला जाएगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो देवांशु ये चीज का ध्यान रखना, हमको ये मत बोलना कभी कि सर बुकलेट में सारा टिक मार्क किया हुआ है, तो और गाली पड़ेगा तुमको। चलो उसके बाद थर्ड पार्ट सुधर जाएगा सर। सुधारने की कोशिश करो, ये सब आदत बहुत जरूरी है, नहीं सुधारेगा तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। थर्ड पार्ट मेंशन करो। अब एक और चीज हमको खैर नहीं समझ में आता, स्टूडेंट लोग पता नहीं क्यों सजेशन नहीं मानते, ये हम तुम लोगों को शायद बता भी रखे हैं। श्वेता हमको बोले कि सर स्टूडेंट लोग अपने आप को ज्ञानी समझता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। आज एक हम लोग यहाँ एक स्टूडेंट है, उसकी सिस्टर हम लोग यहाँ पढ़ चुकी है 2 बार, मतलब पास आउट बैच में पढ़ चुकी थी, तो हम उसको लास्ट ईयर सजेशन दिए थे, मेडिकल के स्टूडेंट है, हम उसको लास्ट ईयर सजेशन दिए थे कि ड्रॉप करना भी है तो घर में बैठ के पढ़ाई करो। लास्ट ईयर उसका मतलब अटेम्प्ट की थी 650 मार्क्स का क्वेश्चन और उसका 414 मार्क्स आया था, और फिर से वो ड्रॉप करके यहाँ नहीं पढ़ी, कहीं और बाहर जाके पढ़ाई की। इस बार 494 आ रहा है स्कोर, उसका 494 में नहीं 492 आ रहा है, जो हम तुम लोगों को क्लास में बता रहे थे। और उसका जो भाई है वो हम लोग यहाँ से 11th-12th पढ़ा है, उसका 494 स्कोर आ रहा है। तो 12th क्लास पास करके लोग ज्यादा स्कोर ला रहे हैं, और 2 बार ड्रॉप करके, एक बार भी नहीं 2 बार ड्रॉप करके 492 का स्कोर है। हम जबकि सजेशन दिए थे कि जितना स्कोर आ चुका 650 का, अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अब स्कोर बढ़ाने का एक ही उपाय है, घर बैठ के सुकून से क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को लगता नहीं ड्रॉप कर लेंगे कोचिंग में पढ़ लेंगे तो ज्यादा नंबर आएगा। कोचिंग में पढ़ना सबसे वर्स्ट पॉसिबल सजेशन है, सबसे वर्स्ट पॉसिबल सजेशन। हम तो कोचिंग चला रहे हैं फिर भी हम मना करेंगे। अगर तुमको लगता है घर में बैठ के पढ़ाई कर लें तो घर में बैठ के पढ़ाई करो, कोचिंग में पढ़ना अच्छा चीज नहीं है। कोचिंग में पढ़ने का मतलब कि हम तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं बेसिकली। आज के टाइम पे ऐसा कंपटीशन हो गया है कि जिनको ट्रेनिंग मिल जाए तो कम टाइम में अच्छा कर जाता है, अच्छी चीज है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक अच्छा कर सकता है कोई भी। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम ट्रेनिंग दे करके बिल्कुल किसी को सचिन तेंदुलकर बना देंगे। तेंदुलकर बनना तो तेंदुलकर की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक चीज बहुत जरूरी है, मतलब सजेशन दिए थे कि घर बैठ के तैयारी करो, लेकिन नहीं करना है। अरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और घर बैठ के प्रैक्टिस करो आराम से। ये सब चीज थोड़ा थोड़ा बहुत मैटर करता है, जो 2 साल के बाद लोगों को समझ में आता है कि नहीं सर ऐसा कर ले तो ज्यादा बेटर है। हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, हम भी ये चीज सीखते जा रहे हैं कि ज्यादा नहीं समझाना है किसी को, एक बार समझाओ दूसरी बार मत समझाओ, एक बार बोलो और कहानी खत्म। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरे 2 साल के तुम्हारे प्रिपरेशन को जज करता है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में कितना एफर्ट पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे 12th क्लास में 3 स्टूडेंट से जिसका सिलेक्शन एडवांस में एकदम श्योर है, रैंक क्या आएगा वो लास्ट डे पता चलेगा। बस 3 स्टूडेंट, शिवम, अनुजवत्स और सूरज, इन तीनों का सिलेक्शन श्योर है, एकदम बिल्कुल श्योर है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस होने से उनका स्कूल बंद हो गया, उनको सफिशिएंट टाइम मिल गया घर पे बैठ के पढ़ाई करने का। हम एक दिन कॉल किया था शिवम को, हम उससे यही बोले कि अरे तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता है डीबीपी में। तो बहुत बड़ा अच्छा जवाब, मतलब पहली बार हम ऐसा जवाब सुने अपने 6 साल 7 साल में कि सर मतलब जब तक एकदम लास्ट स्टेज तक नहीं बनता है तब तक उनको लगता है खुद से ही ट्राई कर ले, खुद से सॉल्यूशन ढूंढ के फिर सर बन ही जाता है। और यही एटीट्यूड चाहिए होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बना तो क्लास में पूछ ले, क्वेश्चन नहीं बना तो अच्छा सर तो बता ही देंगे। इससे तुम्हारे सीखने में कुछ नहीं होगा, तुमको लगेगा कि बहुत अच्छा तरीका है, बट डाउट डिस्कशन इसलिए रखा जाता है कि एकदम बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो चलो हम बता दिए, बट सॉल्यूशन अगर खुद से ढूंढ लिया एनी टाइम बेस्ट है, एनी टाइम बेस्ट है। और इन तीनों का सिलेक्शन होगा, हम अभी लिख करके दे सकते हैं। रैंक आएगा नहीं आएगा, अब लास्ट में बोर्ड के चक्कर में तैयारी खराब किया तो अलग चीज है, बट ठीक है अब तो लोग नहीं करने वाले, बट इन तीनों का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि तीनों सेम एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं बन रहा तो
इधर उधर सर्च कर करके बुक्स वगैरह रीड कर करके सॉल्व एग्जाम्पल पलट के देख रहे हैं और उसको किसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और अगर एकदम कुछ नहीं हो रहा तब जाके लास्ट के सवाल पूछ रहे हैं। हम पिछले 1.5 साल में उन लोगों से कभी डाउट पूछते नहीं देखे, और परसों के क्लास में उन लोगों का जो अभी ऑनलाइन क्लास था, परसों वो लोग 1 घंटा तक डाउट पूछा लगातार, और ऐसा मतलब क्लास के टाइम पे ही, और ऐसा ऐसा डाउट पूछा कि बाकी लोग तो क्लास छोड़ के चला गया उसकी, मतलब बाकी लोग आधा घंटा तक वेट किया फिर चला गया क्लास छोड़ के, क्योंकि उसका डाउट हमको बताने में मजा आ रहा था और बाकी लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था ये क्या डाउट है। जैसे एक सवाल तुम्हारे लेवल पे हम पूछ सकते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं, नोड वाला पार्ट एक टर्म होता है कि नोड में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को n=1 में रखे हुए हैं और यहाँ से n=2 में गए, तो इस केस में बीच में तो नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो जब हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर में गया तो बीच में यहाँ पे नोड में आएगा ही आएगा, बट नोड में तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसका क्या मतलब है, ये हम पहली बार ऐसा डाउट कभी सुने हैं जिंदगी में कि अगर n=1 से 2 में गए और बीच में यहाँ नोड एग्जिस्ट कर रहा है, नोड में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो ये जब जंप करेगा तो कैसे जंप करके दूसरे तरफ चला जाएगा, जबकि बीच में तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मेरे सर पास भी नियर कोई इसका अबाउट 0 होता है ना? नियर अबाउट नहीं होता, 0 ही होता है नोड में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे जंप करेगा, तो मेरे पास भी कोई इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में वही चीजें कोई अगर नहीं देखा तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चल रहा है। ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली कि हम लोग 95% इलेक्ट्रॉन को वहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसका एक रीजन बस ये दिए, जैसे मान लो एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ और बीच में खाई है, तो जो खाई में गिरेगा तो मरेगा, लेकिन एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जंप करके तो जा ही सकते हैं। और ऐसा जंप क्यों हुआ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर मिला, फोटोन एकदम से आके टकराया, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, ये जंप करके ऊपर चला गया। तो हाँ ये एक लॉजिक हो सकता है, मतलब एक लॉजिक दे सकते हैं। वो लोग एकदम 1 घंटा तक लगातार डाउट पूछा, एकदम अच्छा डाउट पूछा, हम सर लोगों पर को बोलना ये पड़ तो गया आंसर हमको। नहीं ही होगा, क्योंकि क्या सर सर्कुलर ऑर्बिट रहता है ना, तो फिर वो सर्कुलर नोड। सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट होता है क्या? सर तो मतलब जब जंप करेगा तो वो नोड के पास से ही ना जाएगा? और वही तो बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है क्या, पहले तो ये बताओ। नहीं। तो फिर कैसे बोल देंगे कि वो नोड के पास से ही जाएगा। और दूसरा, अपने बोर्स मॉडल में ये चीज पढ़ लिया, बोर्स मॉडल के उसके आगे के मॉडल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी एनर्जी का सोर्स आ गया तो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ऑर्बिटल उस टाइप का नहीं रह जाता है, डिस्टर्बेंस होता ही होता है। सिमेट्रिकल शेप हमेशा सिमेट्रिकल फील्ड में निकल के आता है, तो वो एक छोटा सा रीजन हम लोग को हम दे सकते हैं। उस दिन 1 घंटा इतना बढ़िया बढ़िया सवाल लोग पूछा, मेरा मजा आ गया, मतलब उस दिन लगा कि हाँ कोई अच्छा सवाल आया, बहुत सालों बाद हमको कुछ अच्छा सवाल मिला है पिछले 2-3 साल में। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के एटीट्यूड में आओ, बहुत मजा आएगा। छोटा छोटा सजेशन मैटर करता है, बट इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। चलो खैर, सेकंड पार्ट में जैसे बॉन्ड लेंथ है, और हम लोग इसके अलावा एक टर्म डिस्कस कर चुके हैं तुम लोग की क्लास में, बॉन्ड एनर्जी, वो भी डीपीपी में ही डिस्कस किया था, बट हम लोग बॉन्ड एनर्जी के जगह पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करेंगे, मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। और जितना, जैसे एक चीज सोच के देखो कि एक रस्सी है, डबल रस्सी और ट्रिपल रस्सी है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल रस्सी वाले पार्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उतना ज्यादा बॉन्ड्स, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वर्ड यूज किया जा सकता है। तो हम लोग एक रिलेशन यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ में सिंपली बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट जितना ज्यादा हो गया फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा जा सकता है। मतलब अब हम लोग चाहे तो इस चीज को आराम से तुम्हारे बॉन्ड लेंथ से भी रिलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट कम होगा, और बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही ज्यादा निकल के आएगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग बॉन्ड लेंथ से बेसिकली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से भी रिलेट करते हैं, इस एक पूरे रिलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी बॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं होता, बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को बनते टाइम कितना एनर्जी लिबरेट हुआ, या एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो इस केस में बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट को हम लोग सिंपली रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट से। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा निकल के आएगा। और बॉन्ड एनर्जी अगर रिलेट करना है तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर सकते हैं। ये 3 टर्म का ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट। ये 3 टर्म बहुत ही यूजुअली हम लोग मेंशन करते चलेंगे। और इसके अलावा एक चौथा टर्म और होगा जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। लेकिन
चौथा जो टर्म है ये स्ट्रिक्टली केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही रहेगा, बाकी जगह पे इस चीज को हम लोग यूज नहीं कर रहे होंगे। नोट करो इन सब पार्ट को। उसके बाद जो चौथा पार्ट है ये स्टेबिलिटी का है। बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट को स्टेबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जो कि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट किया जा सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो इस केस में स्टेबिलिटी वाला पार्ट ज्यादा होगा, सिंपल सा कंक्लूजन है। लेकिन कहीं कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल के आता है, तो जब भी कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल के आएगा तो उसमें ये देखना है कि कितना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन है। जितना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही लोअर होता जाएगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। डॉक्टर इस चीज को, जितना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टेबिलिटी उतना कम होगा, क्योंकि एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के फॉर्मेशन को रेसिस्ट करते हैं। क्वेश्चंस वाले पार्ट में इसका डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस में एप्लीकेशन होगा, और ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में बिल्कुल फिक्स होता है कि रहेगा ही रहेगा। आइदर हाफ ईयरली में आएगा या फुल ईयरली में आएगा, बट ये सवाल आएगा ही आएगा। इसको नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नोट करो। कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक में केवल पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये चीज मेंशन करना है। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ पहला पार्ट O2, O22 प्लस या फिर O2 प्लस, O22 प्लस, O2 माइनस, O22 माइनस। किसी के स्कूल के एग्जाम में आया अभी तक केमिकल बॉन्डिंग? किसी के भी स्कूल के एग्जाम में? सर डीपीएस में आया है। तो उसके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है कोई, मतलब केमिकल बॉन्डिंग अगर आया तो? सर अच्छे से नहीं देखे। तो जिनके भी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है उनके एग्जाम में ये चीज आएगा ही आएगा। O2, O2 प्लस, O22 प्लस, O2 माइनस, O22 माइनस, आइदर ऊपर वाला पार्ट आएगा या नीचे वाला पार्ट आएगा तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में। बट हम लोग के कंसंट्रेशन में उतना काम का नहीं है ये चीज। ये इन सब मैथ्स हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, बहुत घटिया सवाल के लेवल पे है ये चीज। मेडिकल में आएगा इसके ऊपर सवाल, इंजीनियरिंग में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसके ऊपर सवाल आएगा। फिर इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि तुम लोग खुराफाती होता है, मेडिकल वाले लोगों को रटना होता है सब चीज, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा घटिया सवाल नहीं पूछा जाएगा। भेदभाव थोड़े ना, ये तो तुम्हारे फ्यूचर को लेकर के सब कुछ है। चलो ध्यान दो, पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो O2, O2 प्लस, O22 प्लस, O22 माइनस, O2 माइनस, इन सारे के सारे केसेस में हम लोगों को इन लोगों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सबको ऑर्बिटल डायग्राम लिखना होगा। तो एक चीज हम बोल चुके थे तुम लोगों को कि आयंस हो या नहीं हो, हमेशा एक न्यूट्रल स्पीसीज को देख के डिसाइड करते हैं कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो करना है। तो O2 वाला पार्ट तो O2 ही है, मतलब डायग्राम इसी का फॉलो होगा। O2 प्लस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल O2 है, डायग्राम O2 का ही फॉलो होगा। O22 प्लस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल O2 है, डायग्राम O2 का ही फॉलो होगा। तो सब केसेस में O2 का ही डायग्राम फॉलो होगा। अगर O2 का डायग्राम मेंशन करते हैं तो पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद हम लोग का सिग्मा 2p का नंबर, फिर पाई 2p, पाई 2p, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p।
ये हम लोग का डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं। उसके आगे सिग्मा स्टार 2p। अब एक चीज सोच के देखना हमेशा, जैसे क्वेश्चन में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है तो पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करना, इतना फुर्सत नहीं होगा, न करने की जरूरत भी नहीं है। हमेशा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो भी 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट होगा, तो क्यों इसको बार बार फिल करना है लिखते वक्त। मतलब तुमको डायग्राम में लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, इतने पार्ट को नेग्लेक्ट करके चलो। बस ध्यान रखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है जो अपने काम का नहीं है, इसको हटा दिया। अब इसके आगे जो हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा। और ऑक्सीजन वाले पार्ट में जब O2 कंसिडर कर रहे हैं, हम केवल O2 लेकर के चल रहे हैं डायग्राम, तो इस केस में 12 14, बट अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 15वां और 16वां इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे केस में डायग्राम भरते वक्त यहाँ पे 11 12 13 14 ऐसा फिल किया, फिर उसके बाद 15 16 इसमें फिल किया। तो हम लोग के डायग्राम में जब O2 वाले पार्ट का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ऐसा लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट में O2 मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 8 तक के बॉन्ड ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके आगे के पार्ट को केवल देखो, जिसको हम रेड पार्ट से अंडरलाइन कर रहे हैं। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग 6 बॉन्डिंग, सीधा 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2 निकल के आएगा। होना भी चाहिए था क्योंकि O2 मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड फ्री ऐसा डबल बॉन्ड बना के चलता है, मतलब हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आएगा बोल सकते हैं। तो जब हम लोग का कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा तो अंदर के पार्ट को क्यों काउंट करना, यहाँ के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कट होंगे ही होंगे, तो इसको लिखो या ना लिखो, इतने पार्ट को टाइम बचाओ तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहला चीज ये हो गया। तो हम लोग का O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आ गया। फिर अगर हम लोग O2 प्लस की बात करते हैं तो डायग्राम तो यही रहेगा, प्लस में क्या होगा, तो सबसे बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो। हम लोग फिल करते वक्त ऐसा नहीं करेंगे, बट 2 4 6 8 यहाँ तो भरा भी नहीं, 8 के बाद 10 11 12 13 14, उसके बाद एक 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया। तो हम लोग का टोटल इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 15 है, 15 में 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2.5 निकल के आ जाएगा। फिर अगर हम लोग O2 2 प्लस की बात करते हैं, O2 2 प्लस वाले पार्ट में अब हम लोग का 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे सबसे आउटर मोस्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हटा दिए, तो अंदर का 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाकी बचा 2 बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग 6 बॉन्डिंग, 6 माइनस 2 0 एंटी बॉन्डिंग बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 3 निकल के आएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग O2 माइनस की बात करते हैं तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 काम का नहीं, फिर 10 11 12 13 14, फिर उसके बाद 15 16, और 16 के बाद फिर हम लोग का 17वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा। तो इस बार बॉन्डिंग में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया पाई स्टार वाले पार्ट में। तो 6 माइनस 3 बाई 2, मतलब आराम से बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1.5 निकाल सकते हैं। और अगर O2 2 माइनस की बात करते हैं तो O2 2 माइनस में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस केस में 8 तक भरने की जरूरत नहीं है, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, मतलब डायग्राम ऐसा लिखा हुआ रहेगा तुम्हारे पास। ये तो तुमको डायग्राम लिखना ही लिखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ तक 8 लिखो ही मत, 8 के बाद 9th इलेक्ट्रॉन 10th इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 12 13 14, अभी भी हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसका मतलब 15 16, फिर उसके बाद 17 और उसके बाद 18। तो बॉन्डिंग वाले पार्ट में 2 4 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है बाई 2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर निकल के आएगा। तो मालूम पड़ गया कि बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के कंपैरिजन को आराम से ऐसा लिख सकते हैं हम, 1 मिनट। अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट को लिखना शुरू करें तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 प्लस का 2.5, O2 2 प्लस का 3, इसका मतलब O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईयर होगा, फिर O2 प्लस का नंबर आएगा, फिर O2 का नंबर आएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 2.5 यहाँ पे 2 है। उसके बाद फिर हम लोगों का O2 माइनस में 1.5 है और O2 2 माइनस में 1 है, तो यहाँ पे O2 माइनस और सबसे लास्ट में O2 2 माइनस लिख सकते हैं। ये हम लोग के बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट का कंपेरिजन हो गया। दूसरा पार्ट, अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना शुरू करें, 1 मिनट, अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट कंपेयर करना शुरू करें तो इस केस में बॉन्ड लेंथ में जस्ट बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा ऑर्डर निकल के आएगा, मतलब सबसे छोटा बॉन्ड हम लोग का O2 2 प्लस में होगा, फिर उसके बाद O2 प्लस में, फिर O2 मॉलिक्यूल, फिर O2 माइनस, और सबसे हाइयर बॉन्ड लेंथ हम लोग का O2 2 माइनस में होगा। फिर जब हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे
तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं आराम से। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इस केस में बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर से भी रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में O2 वाले पार्ट में बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस में, फिर उसके बाद O2 में, O2 माइनस में, सबसे लास्ट में O2 माइनस ले सकते हैं। और बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट ऑल्दो दिया नहीं है बट बॉन्ड एनर्जी सेम ऑर्डर में रहेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। और सबसे लास्ट में मैग्नेटिक बिहेवियर बोला था, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में पारामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है इससे मतलब है अपने को। एक चीज सोच के देखो, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो O2 प्लस में 16 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी पेयर नहीं हो सकता, हमेशा एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब O2 वाला पार्ट तो हमेशा पारामैग्नेटिक होगा ऐसा बोल सकते हैं, O2 माइनस वाला पार्ट भी हमेशा पारामैग्नेटिक होगा ऐसा बोल सकते हैं। बाकी बचा अपने पास O2 माइनस और O2 प्लस। तो इसके लिए ऊपर का डायग्राम देख लो। अगर हम लोग O2 प्लस लेके चले थे तो O2 प्लस वाले पार्ट में बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 6 माइनस 0, 6 वाला पार्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था और एंटी बॉन्डिंग में कुछ था नहीं। इसका मतलब O2 प्लस वाला पार्ट हम लोग का डायमैग्नेटिक था। O2 वाले पार्ट को अगर कंसिडर कर रहे थे तो O2 मॉलिक्यूल में 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 2 एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट पाई स्टार में निकल गया था। ये लास्ट क्लास में मेंशन किया था हम लोग, तो वहां से हम लोग आराम से पैरामैग्नेटिक बोल सकते हैं। और O2 माइनस का डायग्राम तो अभी मेंशन किया हुआ है भी, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। ये हम लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है जिसको हम लोग को कंसिडर करना ही होता है। ये क्वेश्चन तो हम बता दिए तुम लोगों को, बट N2 वाला जो क्वेश्चन है इसको तुमको खुद से सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ अच्छे पॉइंट्स, उन सबको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए एक काम करो, इस क्वेश्चन के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के ताकि तुम लोग अपना आंसर लिख पाओ, एक पॉइंट बस मेंशन कर लो, वो पॉइंट हम लोगों को होमवर्क में जरूरत पड़ेगा। फॉर हेटेरोमॉलिक्यूलर स्पीसीज हेटेरोमॉलिक्यूलर मतलब जैसे NO हो गया, CO हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए जहाँ पे 2 अलग अलग एटम्स हैं, स्पीसीज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज कॉम्प्लेक्स। हम लोग इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसको भी पढ़ना है वो अपना जेडी ली में जाकर के देख सकता है, उस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। जेडी ली में इनफैक्ट लास्ट क्लास में बोला भी था कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना, काफी अच्छा डायग्राम है, मजा आएगा देख करके। कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर नॉट, क्या नॉट मत लिखो, कॉम्प्लेक्स बट कर लो, बट देयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टी मतलब वही बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें, अदर प्रॉपर्टीज can be determined using मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 और N2। डायग्राम ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह सब निकालना है, तो हम लोग O2 N2 के डायग्राम से आराम से इस पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। अगर हेटेरोमॉलिक्यूलर स्पीसीज रहा तो भी उसमें हम लोग अभी तक जो काम किए O2 N2 का सेम कंसिडरेशन लेना है। उसमें बस एक स्पीसीज है NO वाले पार्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 + 8 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तब क्या करें, 14 से नीचे तो बोले N2 और 16 से ऊपर O2, 15 रहेगा तो क्या करेंगे, तो सिंपली ऐसा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट लेस देन इक्वल टू 15 रहेगा तो उस केस में N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो करना है, MOD ऑफ N2। ये यही याद ही रखना,
14 को भूल ही जाना, उसने काम का नहीं है। अगर 15 या लोअर इलेक्ट्रॉन्स रहा तो N2 का ऑर्बिटल डायग्राम, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 रहा तो उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह का पार्ट हम लोग आराम से होमोमॉलिक्यूलर स्पीशीज को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जो चीज पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वही सारे क्वेश्चंस अभी हम होमवर्क में देने वाले हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में है भी नहीं, उन सब क्वेश्चंस को बुकलेट में नहीं डाला जाता है, वो अलग से तुम्हारे नोट्स कॉपी में ही कराया जाएगा। अभी हम पहले होमवर्क दे लेते हैं, उसके बाद किसको जो डाउट होगा अपना आराम से पूछ लेना। 1 मिनट। और थोड़ा हो सके तो पढ़ने के एफर्ट को बढ़ाओ तुम लोग। वो मालूम है कि सब लोग की हालत खराब होगी ऑनलाइन क्लासेस कर करके, मेरी भी हालत खराब हो रखी है, एकदम बिल्कुल तबीयत खराब टाइप का लग रहा है। लेकिन अभी तुम लोगों को 4-5 दिन का ब्रेक मिलेगा, थोड़ा उसमें रेस्ट करना, और जितना हो सके स्क्रीन से दूर रहा करो, जितना हो सके स्क्रीन से। व्हाट्सएप स्टेटस और पबजी और ये सब चीज, टिकटॉक वीडियो, ये सब चीज मत किया करो अभी, जितना हो सके स्क्रीन से दूर रहो। मेरा स्क्रीन देखने का मन ही नहीं करता है, मतलब जब हम स्क्रीन देखते हैं मेरा 1 घंटे के अंदर आंख दर्द कर रहा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब देखना पड़ता है। अभी 4-5 दिन का ब्रेक मिलेगा, उसको यूटिलाइज करो, और जितना हो सके अपने एफर्ट को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर एफर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कट ऑफ हर साल बढ़ते ही जा रहा है, तुम लोगों के टाइम पे भी बढ़ के ही रहेगा। इतने कम एफर्ट में काम नहीं चल पाएगा तुम लोगों का। क्वेश्चन ट्राई करो, मतलब नोट करते जाओ। बुकलेट 1 में जो सब्जेक्टिव वाला बुकलेट है, बुकलेट 1 में क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी पहले 45, हाँ ठीक है, 45, 46, 48, 47, 47 में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर कहीं क्वेश्चन से मिलेगा तो उन सब क्वेश्चंस को नोट करते जाना। कभी भी बुकलेट सॉल्व करो, इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाई टेम्परेचर सल्फर वेपर इज प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ H2। इस तरह का इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स कॉपी में लिखते चले जाओ, या फिर एक कॉपी बना लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके सीधा इन सब फैक्ट से सवाल पूछा जाता है। इसलिए क्वेश्चन इन सब चीज को पुट अप कर हम लोग बुकलेट में किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50, केमिकल बॉन्डिंग में और कितना दिन लगेगा? चलेगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर हमको कोई फ्री में पढ़ाने बोल दे, ऐसे आराम से पढ़ाइए, तो कम से कम 40 लेक्चर, 2 महीना। एनसीईआरटी के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद 2 दिन, सॉरी 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी से तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, बट फिर भी एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाले बुकलेट में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना पार्ट 1 में। और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 74, (77), 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101 दिमाग लगा के देखना। इसके केवल सी ऑप्शन की वजह से हम क्वेश्चन नहीं दे पा रहे थे, बट ठीक है, दिमाग लगा के देखना। जो दिमाग में आता है, जो भी समझ में आता है, सोच के देखना। गूगल मत करना, बस केवल तुम्हारे दिमाग में जो भी अभी तक पढ़ाया लिखाया है सब कुछ सोच करके देखना, सब कुछ अप्लाई करके देखना। इसको बनाने का 2-3 तरीका हो सकता है, इसलिए जो दिमाग में आता है डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का। 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोला भी था लास्ट क्लास में कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बुकलेट्स वगैरह में थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं डाले जाते हैं। वो सब क्वेश्चन स्पेसिफिकली अलग रहेगा। एक ये पार्ट बस बाकी रह गया है कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप क्या कंसिडर कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मेरा एक 6:45 से क्लास है, तो आज के लिए हम क्लास एंड कर रहे हैं। होमवर्क ट्राई करके देखना, अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो नेक्स्ट क्लास में पजांस रूल तुम्हारा पजांस रूल आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट रैप अप करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डाइपोल मोमेंट डिस्कशन करेंगे। डाइपोल मोमेंट के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग आयनिक बॉन्डिंग जिस दिन शुरू होगा उसी दिन पजांस रूल खत्म हो जाएगा। आयनिक बॉन्डिंग एक दिन का टॉपिक है, और उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन करेंगे। मतलब यही 3 टॉपिक अपना बाकी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जितने जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग आराम से 3 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। पजांस रूल एक्चुअल में आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट है, वो केवल पजांस रूल कोई रूल नहीं है। हाँ बोलो। बुकलेट का सर कवर सर पेपर का मत रखिएगा, उससे बुक फटने लगता है। ठीक है, ट्राई करो तो उस चीज का। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ सर आप डीपी में कहीं जा रहे हैं क्या सर? पता नहीं, वो डिसाइडेड नहीं है। सर अगर आप नहीं जाइएगा तो सर हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दीजिएगा। अबे छुट्टी देगा हमको। नहीं सर, अगर आप नहीं जाइएगा तो तुम्हारा वीक में 2 दिन छुट्टी होता है, मेरा कोई छुट्टी नहीं होता है। जान ले लो तुम, ऐसे ही बोलो, कूद जाए छत पर से। नहीं सर, मतलब अगर आप नहीं जाते तो तुम लोग को बता देंगे, उस चीज के लिए क्यों टेंशन ले रहा है। टॉपिक कंप्लीट होने दे, एक एक टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो ओके, थैंक यू सर।